नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि मालूम है 31/5/2020 को आज का जो तृतीय टेस्ट प्रतियोगिता हुआ था उसमें मैकेनिकल वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया गया था। उन्हीं बच्चों का टेस्ट लिया गया था। तो उसमें आप लोगों ने प्रतिभाग करके अच्छा स्कोर अर्जित किया और काफ़ी अच्छा लगा कि आपकी प्रतिक्रिया आई कि सर जो इस बार क्वेश्चन रखा गया था वो उसका लेवल थोड़ा अच्छा था, वो मॉडरेट लेवल का था जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अपनी प्रतिक्रिया ऐसे ही देते रहें और हमें कमेंट के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप है उस ग्रुप में कमेंट करके माध्यम से चैटिंग आप लोग करते हो, वहाँ पर मैसेज करते हो, उस किसी भी माध्यम से आप हमें ये सजेस्ट करते हैं कि सर ऐसे ही सुविधा की जाए, इस तरह लाया जाए। तो हम कोशिश करते हैं कि आपका जो कमेंट रहता है उसको एनालिसिस करें और उस पर इम्प्लीमेंट करें। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रतियोगिता का जो उद्देश्य था वो यूपीआरवीएनएल, इसरो और बोरिंग टेक्नीशियन की तैयारी करना था। तो इस प्रतियोगिता में 30 क्वेश्चन रखे गए थे। आप सभी ने पार्टिसिपेट करके इसमें अच्छा अंक अर्जित किया है। जो प्रतियोगिता का सफल बनाने का प्रयास रहा है। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आज इस प्रतियोगिता के सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा है वो फर्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी मेजर इज यूज्ड टू प्रमोट द सेफ्टी। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सी युक्ति सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया गया था। एक्सेसिव फाइन, अत्यधिक जुर्माना लगाना, राइटिंग स्लोगन्स, प्रचार वाक्यों को लिखना, स्टॉपिंग द वर्क, कार्य रोक देना। 4th नंबर है ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोत्साहन के लिए जो सुरक्षा युक्ति है वो है प्रचार वाक्यों को लिखना। जैसे कि आप इंडस्ट्रियल में देखे होंगे या रोड पे देखा होगा, इस सेफ्टी के तौर पे लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, राइटिंग स्लोगन्स, प्रचार वाक्यों को लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द टाइप ऑफ चेन ड्राइव इन द गिवन पिक्चर। दिए गए चित्र में चेन ड्राइव का प्रकार है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चित्र का आपको एनालिसिस करना था, इसको अध्ययन करना था, देखना था कि ये चित्र क्या दर्शा रहा है। तो आपने देखा होगा कि मास प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रीज में वहाँ पर क्या होता है। जैसे कि आप चीनी मिल में जानते होंगे, चीनी मिल तो आपने देखा होगा। चीनी मिल में क्या होता है, ये कन्वेयर चेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें फ्रेंड्स हम अपने वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने के लिए हम इस ड्राइव का प्रयोग करते हैं और इस चेन ड्राइव के माध्यम से इजीली वस्तुएं जो होती हैं मास प्रोडक्शन में एक स्थान दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया था, कन्वेयर चेन ड्राइव, रोलर चेन ड्राइव, लीफ चेन ड्राइव, साइलेंट चेन ड्राइव। लेकिन चित्र को देखकर, डायग्राम को देखकर आप इजीली बता सकते थे कि कन्वेयर चेन ड्राइव राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कटिंग फ्लैश लाइट बॉडी इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। कटिंग टार्च की बॉडी निम्न में से किस धातु की बनी होती है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। फर्स्ट है कॉपर, सेकंड है ब्रॉन्ज, थर्ड है हैंडेलियम, 4th है ब्रोंज। तो आपको पता है कटिंग टॉर्च जो होता है
उसकी जो बॉडी होती है, गैस कटिंग टॉर्च आपने देखा है, उसकी बॉडी ब्रास की बनी होती है। यहाँ पर गलती नहीं करना है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं। इफ द रैपिंग एंगल इन द बेल्ट ड्राइव इज टर्न ऑफ, विच टाइप ऑफ टार्क विल बी ट्रांसमिटेड। यदि बेल्ट ड्राइव में रैपिंग एंगल ऑफ कर दिया जाए तो निम्न में से किस प्रकार की टार्क ट्रांसमिट होगी। तो फ्रेंड्स, रैपिंग एंगल कह रहा है ऑफ कर दें तो हमें, जैसा कि हमने बताया था, यदि आपने पढ़ा होगा, वीडियो देखा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बेल्ट ड्राइव को जो वीडियो मैंने पढ़ाया था उसमें बताया था कि जब उसको ऑफ कर दिया जाता है बेल्ट ड्राइव में रैपिंग एंगल को, तो क्या होता है, टार्क हाई हो जाता है, उच्च टार्क प्रदान होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि 4 ऑप्शन यहाँ भी दिया गया है, मीडियम टार्क, हाई टार्क, स्टार्टिंग टार्क, लो टार्क। लेकिन आपको हाई टार्क आंसर बिल्कुल क्लियर है, उसे ही क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट है, इन हाफ मफ कपलिंग द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द मफ आर केप्ट इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हाफ मफ कपलिंग में मफ का व्यास लंबाई निम्न में से किसके बराबर रखी जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मफ होता है उसकी जो लंबाई होती है वो क्या करते हैं, वो लंबाई किसके बराबर रखते हैं, मफ का व्यास और लंबाई वो रखते हैं शाफ्ट के व्यास के बराबर। हम शाफ्ट के व्यास के बराबर मफ की लंबाई और व्यास दोनों रखते हैं। ये किसमें होता है, हाफ मफ कपलिंग में। यदि आप कपलिंग ड्राइव जैके पार्ट का वीडियो देखेंगे तो कपलिंग ड्राइव वीडियो वाले वीडियो में आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, सारे क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए हैं उसी में से आए हैं। कोई बाहर से ये क्वेश्चन नहीं रखा गया है। आप लोग ने बोला था कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसी में से वीडियो जो बना रहे हैं उसी में से क्वेश्चन पुटअप कीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, हम लोग की तैयारी अच्छी हो पाएगी। तो वैसा ही किया है, क्वेश्चन उन्हीं में से उठाया गया है। आप लोगों ने अच्छे से वीडियो को वॉच किया होगा तो सही से आंसर दिया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाएगा, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्टील रूल। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्टील रूल। स्टील रूल का लीस्ट काउंट होता है 0.5 mm, 0.1 mm, 0.02 mm, 0.01 mm। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर आसानी से आप 0.5 आपने लगाया होगा और मैक्सिमम बच्चों ने इसको सही किया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ AC या DC वेल्डिंग रेक्टिफायर सेट। AC DC वेल्डिंग रेक्टिफायर सेट का निम्न में से क्या लाभ है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। बेल्ट जोड़ में समय की बचत, बेल्ट जोड़ उच्च तापमान सह सकता है, ये दूसरे जोड़ों की अपेक्षा मजबूत रहता है। तो जैसा कि आपको पता है, AC या DC वेल्डिंग रेक्टिफायर जो सेट का प्रयोग करते हैं उसका लाभ हम बेल्ट जोड़ में समय की बचत में भी करते हैं। और ये क्या होता है, ये जोड़ उच्च तापमान सह सकता है। जो रेक्टिफायर सेट होता है AC DC का, वो उच्च तापमान सह सकता है और ये दूसरों जोड़ों की अपेक्षा मजबूत भी रहता है। तो यहाँ पर आपका तीनों ऑप्शन करेक्ट निकल जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी पे चले जाएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट, हाउ टू वेल्ड जॉब रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जॉब को किस प्रकार वेल्ड किया जाता है। तो 4 ऑप्शन मिलते हैं, पिघलाकर, बगैर पिघलाकर, लाल गरम करके, ब्रेजिंग करके। तो यहाँ पर आपको लाल गरम करके बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल जाता है। तो लाल गरम करके ही हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जॉब को वेल्ड करते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रयोग आप जानते हैं, ये विदाउट फ्यूजन में किया जाता है। फिर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल स्टेज रेगुलेटर इज इंक्लूडेड। ये कह रहा है, हिंदी में देख लीजिए, सिंगल स्टेज रेगुलेटर में होते हैं। तो यहां पर अभी आपको 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 4 ऑप्शन। क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 डायफ्राम, एयर रफ ऑफ स्प्रिंग, 2 वाल्व, ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर
डायफ्राम भी होता है, एक रम्फ और स्प्रिंग भी होती है और 2 वाल्व भी होते हैं। सिंगल स्टेज रेगुलेटर में यदि आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें ये सारी एसेसरीज होती हैं, तो इसमें ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर ए सॉफ्ट डायमीटर ऑफ 100 mm द नंबर ऑफ बोल्ट इन ए फ्लैंज कपलिंग शुड बी। सॉफ्ट के 100 mm व्यास के लिए फ्लैंज कपलिंग में बोल्ट की संख्या होती है। तो जैसा कि हम लोग को मालूम होना चाहिए कि सॉफ्ट के 100 mm व्यास के लिए जो फ्लैंज कपलिंग में बोल्ट की संख्या होती है वो हम लोग 4 रखते हैं। तो ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं, 8 दिए गए हैं, 10 दिए गए हैं, जिसमें से 4 जो होगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गियर आर यूज्ड टू डू द फॉलोइंग फॉर रोटेटिंग ऑफ शाफ्ट। शाफ्टों के घूर्णन हेतु निम्नलिखित उपयोग करने के लिए गियर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। इंक्रीज स्पीड गति बढ़ाने के लिए, डिक्रीज स्पीड गति घटाने में, चेंज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन घूर्णन की दिशा परिवर्तन में, ऑल ऑफ दीज। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमें मालूम है कि शाफ्ट का जो घूर्णन के लिए हम लोग क्या करते हैं, गियर का प्रयोग करते हैं। उसमें हम अलग अलग, जब शाफ्ट का साइज का होता है वो गियर का साइज पे डिपेंड करता है। या गियर का छोटा गियर होगा तो ज़्यादा रोटेट करेगा, गति बढ़ जाएगी, या बड़ा गियर होगा ड्रिवन टाइप का होगा तो उसकी गति घट जाएगी। तो यहाँ पर हम तीनों ऑप्शन देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बिल्कुल करेक्ट हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी पे चले जाएंगे। ऑल ऑफ दिस बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव ड्राइव। निम्नलिखित में से कौन सा पॉजिटिव ड्राइव है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मालूम है हम लोग को क्रॉस फ्लैट बेल्ट ड्राइव ये पॉजिटिव ड्राइव में नहीं आता, रोप ड्राइव ये भी पॉजिटिव ड्राइव में नहीं आता, बी बेल्ट ड्राइव ये भी पॉजिटिव ड्राइव में नहीं आता, चैन ड्राइव ये पॉजिटिव ड्राइव में आता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, यदि आपने चैन ड्राइव का वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया कि उसमें क्या होता है, गियर जो होता है वो पॉजिटिव ड्राइव में आता है और चैन जो है वो भी पॉजिटिव ड्राइव में आता है। तो आप उस वीडियो को जरूर जाके वॉच करें, जिससे आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएं। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्रिंग यूज्ड इन ए मोटरसाइकिल वॉशर इज। मोटरसाइकिल वॉशर में प्रयुक्त स्प्रिंग है। तो जैसा कि मालूम होना चाहिए, मोटरसाइकिल वॉशर में प्रयुक्त स्प्रिंग हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग होता है, जो कि आपने अगर पढ़ा होगा ऑटोमोबाइल पार्ट का जो फिटर थ्योरी में, तो उसमें दिया गया है। हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं मोटरसाइकिल वॉशर में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आपको हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग बिल्कुल क्लियर है, यही टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन आल्सो बी नोन एज केस हार्डनिंग। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया को केस हार्डनिंग कहते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाता है। फर्स्ट नॉर्मलाइजिंग, सेकंड कार्बोराइजिंग, थर्ड एनेलिंग, फोर्थ हार्डनिंग। तो आपको मालूम होना चाहिए कि केस हार्डनिंग की जो प्रक्रिया है वो कार्बोराइजिंग के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ये हार्डनिंग प्रोसेस द हाइपोइलेक्ट्राइड स्टील इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस above the upper critical temperature and then cooled। कठोरीकरण प्रक्रिया के दौरान हाइपोइलेक्ट्राइड स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान के ऊपर 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तथा फिर ठंडा किया जाता है। ये क्या कह रहा है, जब हम हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं तो हाइपोइलेक्ट्राइड स्टील को क्या करते हैं, उसको उच्च क्रांतिक तापमान पर गर्म करते हैं। कितना, 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक, तब फिर ठंडा करते हैं। तब ये क्या होता है, ठंडा किस प्रकार करते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। इन स्टील एयर, अचल वायु में ठंडा करते हैं, नहीं। सडनली इन सुटेबल कूलिंग मीडियम, उचित माध्यम अचानक ठंडा करके। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, कठोरीकरण में अचानक ठंडा करते हैं, जिससे क्या होता है, ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट अवस्था में जब आता है तो वो क्या होता है, बिल्कुल हार्ड हो जाता है, और इसीलिए उसे अचानक ठंडा करते हैं। और हार्डनेस को कम करने के लिए आपको पता है टेम्परिंग करते हैं।
यदि आपने पूरा वीडियो देखना है, पूरा जानकारी लेना है, तो आपको हीट ट्रीटमेंट की पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तब आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है और ना कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आप ना कर पाए। फिर इसमें स्लोली द फर्नेस धीरे धीरे, ये तो होगा नहीं, ये तो होता है एनीलिंग में। स्लोली द स्टेडली टू रूम टेम्परेचर, कक्ष के तापमान पर धीरे समान रूप से, ये भी नहीं होगा, ये होता है नॉर्मलाइजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज टेम्परिंग इज एन प्रोसेस, आज टेम्परिंग एक प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को काफ़ी स्टूडेंट ने गलत किए हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट ने, मैंने देखा है कि कुछ ही स्टूडेंट की ये क्वेश्चन सही हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसको गलत कर दिया है। सब लोगों ने यहाँ पर टेम्परिंग लगा दिया, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। सही आंसर क्या था यहाँ पर टेम्परिंग ना करके आपको हार्डनिंग लगाना था, क्योंकि आज टेम्परिंग पूछा गया है, उसका प्रोसेस जो होता है वो हार्डनिंग प्रोसेस होता है। फ्रेंड्स मैं बता चुका हूँ आपको, हीट ट्रीटमेंट में आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इसको ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन कई बार उठाया गया है। आप जाके इसरो का अगर पेपर सॉल्व करते हो, पुराने पेपर, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो इसमें आपको बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, टेम्परिंग, अनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, जो कि बिल्कुल अनकरेक्ट है। आपका हार्डनिंग जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। आज टेम्परिंग एक प्रक्रिया है, हार्डनिंग प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पावर मेटलर्जी डज नॉट बिलोंग टू, चूर्ण धातु विज्ञान किससे संबंधित नहीं है? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलते हैं। पोरस प्रोडक्ट ऑफ बेरिंग, बेरिंग की छिद्रित उत्पादों से। रिफ्रैक्टरी पार्ट, एग्जाम्पल कैथोड एनोड। अग्निरोधक भागों जैसे कैथोड एनोड। ऑटोमोटिव पार्ट्स मतलब कास्टिंग ढलाई बोलते हैं, जो कि चूर्ण धातु जिसे बोलते हैं मेटलर्जी, उससे संबंधित नहीं है। कास्टिंग जो होता है ये चूर्ण धातु से संबंधित नहीं है, बिल्कुल। ये यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द पिक्चर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चित्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स मैंने जैसा कि आपको बताया है, गियर टर्मिनोलॉजी, यदि आपने नहीं देखा है वीडियो तो वीडियो जाके वॉच करिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो मैंने एनिमेशन में शो भी कराया है और वैसे ही पिक्चर शो करा दिया है वीडियो में, तो आपने देखा होगा। मैंने वहां बताया था कि ये बुल गियर के अंदर क्या होता है, फिट होता है। बुल गियर जो होता है मैकेनिज्म, ये होता है सेपर मशीन के अंतर्गत। तो आपने यहाँ पर काफी स्टूडेंट ने सेपर मशीन लगाया भी है, जो कि करेक्ट आंसर था। तो अच्छा लगता है जब आप लोग पढ़ाया हुआ वीडियो, बनाया हुआ वीडियो में जो भी मैं बताता हूँ उसको आप जाके सही से नोट्स बनाते हैं और याद कर लेते हैं और सही आंसर देते हैं। अच्छा लगता है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सेपर, जो कि 4 ऑप्शन दिया गया था, पॉल एंड रेचेट, गियर कपलिंग, स्लॉटर, सेपर। तो सेपर बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आयरन ओर, निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है? तो आपको लोहे का अयस्क मैंने मेटल के पार्ट में बताया था। मेटल में बताया था मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, पायराइट, सिडेराइट, सब बता दिए थे। उसके 5 जो 6 प्रकार के होते हैं सही बता दिया था। लेकिन ये भी जो होता है एंथ्रासाइट, ये होता है कोयले का अयस्क होता है। तो एंथ्रासाइट जो होता है वो सबसे ज्यादा शुद्ध कोयला होता है। तो यहाँ पर ये एंथ्रासाइट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लोहे का अयस्क नहीं है, ये कोयले का अयस्क है। तो डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये चैन कैन बी डिफाइंड एज ये सीरीज ऑफ लिंक्स कनेक्टेड बाय, ये चैन लिंक की गई श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, पिन ज्वाइंट्स, रिवेटेड ज्वाइंट्स, बॉल ज्वाइंट्स, बोल्टेड ज्वाइंट्स। तो पिन ज्वाइंट्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपने देखा होगा जो क्या होता है, यहाँ पर जो लिंक बनी होती है, 2 लिंक को जोड़ने के लिए हम पिंस का प्रयोग करते हैं, वही बात कर रहा है। लिंक की गई श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब ए चैन कैन बी डिफाइंड एज ए सीरीज ऑफ लिंक कनेक्टेड बाय। तो किससे कनेक्टेड होते हैं? लिंक। वो लिंक कनेक्टेड होते हैं पिन के माध्यम से। तो यहाँ पर बिल्कुल ए ऑप्शन जो था बिल्कुल करेक्ट था, जो कि काफी स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया है, जो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग,
इसको टिग बोलते हैं। टंगस्टन क्या होता है? इनर्ट गैस। टिग में क्या होता है? फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज। गैस, टंगस्टन, आर्क वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग निम्नलिखित में क्या होता है? इसमें डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी रखते हैं। क्या रखते हैं? जिसे बोलते हैं दृष्टि धारा ऋजु ध्रुवता। तो आपको डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी जो कि पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, यही करेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है डीसी रिवर्स पोलैरिटी, जो कि होगा नहीं। अल्टरनेटिंग करंट हाई फ्रीक्वेंसी, ये बिल्कुल गलत है। ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबव, नहीं, सभी नहीं हो सकते। जब यहाँ पर सी और बी गलत हैं तो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन ही मिल जाएगा आपको करेक्ट, डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसिटिलीन इज स्टोर्ड इन गैस सिलेंडर। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जब वेल्डिंग का सेशन चल रहा था, वेल्डिंग के वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एसिटिलीन जो होता है वो द्रव के रूप में स्टोर किया जाता है। जो कि आप लोगों ने यदि उसको वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों ने सही करेक्ट आंसर लगाया होगा। तो गैस सिलेंडर में एसिटिलीन संचित होता है तो वो द्रव के रूप में होता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग इसको बहुत बढ़िया से आपने तैयारी की है तो इसको गलत नहीं करोगे। इन गैसेस फॉर्म, गैसीय रूप में, ये तो होता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट मेथड फॉर्म्स डिक्रीजिंग कार्बन परसेंटेज अलोंग द थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन टूवर्ड द कोर। निम्नलिखित उष्माउपचार की विधि कोर की ओर नमूने की स्थलता में कार्बन की प्रतिशत को कम करती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? उष्माउपचार की ऐसी विधि जो क्या करता है, जब मोटाई बढ़ती है तो कार्बन की प्रतिशतता को कम करती है। मतलब वो सिर्फ बाहरी कोर पे ही कार्बन का प्रतिशत रखती है, ज्यादा इंटरनल अंदर तक कार्बन का प्रतिशत जा नहीं पाता। फ्रेंड्स, क्या होता है, अगर धातु को हम क्या करते हैं, वहां पर हम उसको उष्माउपचार करते हैं तो क्या होता है, जो कार्बन का परसेंटेज होता है ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाता। सिर्फ वो क्या होता है, उसके परत पर होता है, कोर पर होता है। जिसका कोर होता है, कोर मतलब बोलते हैं बाहरी सतह, बाहरी सतह पर ही होता है। तो ऐसा कौन से प्रोसेस में होता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, काफी लड़कों ने इसको गलत आंसर दिया, इसको गलत कर दिया है। जो कि फ्रेंड्स, आपको एक गलत नहीं करना था, इसमें दिमाग लगाते, थोड़ा सा अगर सोचते विचार करते तो बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आता। आप लोग शायद समझ नहीं पाए। तो कुछ लड़कों ने फोन करके बताया भी है कि सर यहाँ पर कंफ्यूजन वाला था, लेकिन कंफ्यूजन कोई नहीं है। यदि आपने इसको सही से, क्वेश्चन को यदि आप सही से पढ़ोगे, समझोगे, तभी उसका आंसर दे पाओगे। डियर स्टूडेंट्स, सब इसी क्वेश्चन में ही आंसर होता है। तो इसमें बता रखा है कोर के ऊपर बता रहा था। तो कोर के ऊपर किसमें होता है? कोर के ऊपर जो कार्बन परसेंटेज हम चढ़ाते हैं वो कार्बोराइजिंग में होता है। तो यहाँ पर कार्बोराइजिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन मैंने टिक नहीं इसीलिए नहीं किया था कि आप लोग को बताने के लिए कि बिल्कुल आप लोग इसको, काफी स्टूडेंट ने गलत किया है, 1-2 स्टूडेंट ने ही इसको सही किया है, बाकी सब लोगों ने गलत किया है। तो गलत नहीं करना है, इसमें कार्बोराइजिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाइट्राइडिंग होता नहीं है, अनिलिंग होता नहीं है और नॉर्मलाइजिंग भी नहीं होता, क्योंकि हमें कह रहा है कि किस पे? कोर पर। तो कोर की बात आएगी तो कार्बोराइजिंग ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल। निम्न में से कौन सी अधातु है? मरकरी, ये भी क्या होती है? धातु है। सोडियम धातु है। मैग्नीशियम धातु है। जो मरकरी होती है, पारा, ये कौन सी धातु है? ये द्रव धातु है। जैसा कि आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, मरकरी क्या है? द्रव में धातु है। सोडियम भी धातु है, मैग्नीशियम भी धातु है। आर्गन क्या है? आर्गन क्या है एडिशन? आर्गन गैस है, जो कि ये धातु नहीं है। कौन सी? ये नॉन मेटल है। क्या होता है इसमें? इनमें से कौन सी अधातु है? तो अधातु यही है, आर्गन। नेक्स्ट बढ़ेंगे। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ निकिल। निकिल का गलनांक कितना होता है? तो 1453 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपको ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, आंख बंद करके मारना है। 1453 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इज ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ये थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम। यहां पर बात हो रही है एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया है। तो यहां पर ऑप्शन 4 आपको मिल जाते हैं, गैल्वेनाइजिंग, क्रोमाइजिंग, एनोडाइजिंग और सेरेडाइजिंग। इसे बोलते हैं एसर लेपन, क्रोम लेपन, एनोडीकरण, सेरेडाइजिंग। फ्रेंड्स, यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है, एल्युमिनियम की मोटी परत बात कर रहा है, ना कि यहां पर जिंक की मोटी परत की बात। काफी
स्टूडेंट्स ने बिल्कुल गलत आंसर दिए हैं, उनको इसमें समझ नहीं आया कि एल्युमिनियम और जिंक में कितना अंतर होता है। यहाँ पर यदि जस्ते की बात करता तो आप गैल्वेनाइजिंग लगाते, लेकिन यहाँ पर एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत की बात कर रहा है, तो यहाँ पर एनोडीकरण ही होगा, एनोडाइजिंग भी कहते हैं इसे। तो एनोडाइजिंग ही करेक्ट आंसर है, आपको सी ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है। लेकिन काफी स्टूडेंट ने गलत क्वेश्चन को गलत कर दिया है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे तभी काफी इंप्रूवमेंट हो पाएगी, कुछ इंप्रूवमेंट हो पाएगी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। द रॉट आयरन इज प्रोड्यूस्ड बाय रिमेल्टिंग पिग आयरन इन। पिटवा लोहा प्राप्त करने के लिए कच्चे लोहे को पुनः गलाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलते हैं, कोपोला फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और पुडलिंग फर्नेस। तो आपको मालूम होना चाहिए पिटवा लोहा के लिए हम लोग पुडलिंग फर्नेस का यूज करते हैं, और ढलवा लोहा के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, कोपोला फर्नेस यूज करते थे, और कच्चे लोहे के लिए ब्लास्ट फर्नेस। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जो यूज करते थे वो हम स्टील के लिए यूज करते थे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने पुडलिंग फर्नेस लगाया होगा ऑप्शन, और बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31st, स्टील कंटेनिंग अप टू 0.15% कार्बन इज नोन एज। तो इस्पात जिसमें 0.15% तक कार्बन होता है कहलाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग को मालूम है कि 15% जो होता है वो लगभग कार्बन का बहुत कम मात्रा होती है, जिसमें हम मरा हुआ इस्पात कहते हैं। मतलब वो स्टील का नाम मात्र ही स्टील रहती है, कोई स्टील की खास क्वालिटी नहीं मिल पाती हमें 0.15% तक, क्योंकि अगर इससे कम प्रतिशत पे कार्बन रहता है तो वो सीधा रॉट आयरन के अंतर्गत आ जाता है, जो कि स्टील के में कोई उसका वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर डेड माइल्ड स्टील बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि आपको मालूम है 0.15% से 0.25% तक होता है माइल्ड स्टील। लेकिन जो 0.15% होता है ये मरा हुआ माइल्ड स्टील होता है, लेकिन जिसे बोलते हैं मरा हुआ मृदु इस्पात। लेकिन जो 0.25% होता है वो अच्छे क्वालिटी का माइल्ड स्टील बोला जाता है उसको। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोअर क्रिटिकल पॉइंट फॉर ऑल सीट इज। सभी प्रकार के मेटल के लिए क्रांतिक बिंदु है। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और जो कि बिल्कुल इजी आंसर है इसका, लेकिन इजी आंसर तब रहेगा जब आप इसको समझ लोगे, अन्यथा आपको तो हार्ड ही लगेगा, क्योंकि आपने तो उसको पढ़ा ही नहीं है, तो आपके लिए तो हार्ड ही रहेगा ना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलता है, 600 डिग्री सेल्सियस, 723 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, 770 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि सभी मेटल के लिए क्रांतिक बिंदु ताप जो होता है या सीट के लिए क्या होता है, वो 723 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन्स फॉर वेस्ट पेपर सेग्रेगेशन। जो बोलते हैं बेकार कागज के लिए, अलगाव के लिए डिब्बे का रंग कोड क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशनों पर या कहीं ऑफिशियल वर्क में देखा होगा, ठीक है, या मॉल वगैरह में जाते हैं आप लोग, कपड़े खरीदारी करने जाते हैं ना, तो वहां पर भी देखा होगा, वहां पर क्या होते हैं, वहां पर बिन्स रखे होते हैं, जैसे बोलते हैं उसको, वो डस्टबिन बोलते हैं। तो डस्टबिन में क्या होता है, कागज फेंकने का अलग कलर कोड होता है, और गीला कचरा फेंकने का अलग कलर कोड होता है, सूखा कचरा फेंकने का अलग कलर कोड होता है, और मेटल जो रखते हैं वो अलग कलर कोड होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि ब्लू जो होता है इसमें सूखा कचरा या इसमें बेकार कागज इसमें रखा जाता है, और जो ग्रीन होता है उसमें गीला कचरा, या आपने कहीं कहीं देखा है कांच वगैरह भी रखते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम आप देखोगे, हम लोग इंडस्ट्रियल से जुड़े हुए हैं, ITI हैं या पॉलिटेक्निक हैं, तो हम लोग को जानकारी होनी चाहिए कि जो कलर कोडिंग है वो मेटल स्क्रैप के लिए वो रेड होता है, जो कि मैंने बताया है एडवांस सेफ्टी पार्ट 1, पार्ट 2 जाके आप देखोगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और हमें नहीं लगता कि उसके बाद आप क्वेश्चन कभी गलत करोगे। ऐसा पढ़ाया गया, ऐसा बताया गया, उसमें एग्जाम्पल ऐसे तरीके से दिए गए हैं कि आप लोग एक बार वीडियो को देखोगे तो शायद ही भूल पाओगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया, जो कि काफी अच्छा रहा। और ये सब क्वेश्चन जो है ना,
ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे यदि आप लोग इसको सही से अच्छे से समझ लेते हो। हम तो यही कहते हैं कि सबसे पहले आप टेस्ट को अटेंड करें, अटेंड करने के बाद सॉल्यूशन का वीडियो जो आप देखते हो बराबर इसको ध्यान में रखते हो तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएंगे। मतलब अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तब तो गलती नहीं होनी है, तब तो तुम सुहा कर दोगे, और सुहा कर दोगे तो तुम्हारा नाम बिल्कुल लिस्ट में आना है कि आपका जो अगर लिस्ट में नाम आ गया तो उससे बड़ी खुशी की बात क्या है। तो फ्रेंड्स आज के